एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आज हमारे साथ हैं विक्रमजीत सिंह जी, जिन्होंने एसएससी जेई 2020 में ऑल इंडिया रैंक 97 सिक्योर किया है और इन्हें एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। ये बेसिकली यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो हेलो विक्रम जी, आपको कैसा लग रहा है एसएससी जेई 2020 क्रैक करने के बाद? हाँ। हेलो श्याम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करा। तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता दीजिएगा कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से कंप्लीट किया और आपके स्कोर क्या है एसएससी जेई 2020 में। मैंने अपना जो प्राइमरी एजुकेशन था वो केंद्रीय विद्यालय से करा है। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डीआईटी देहरादून से हुआ है बेसिकली। जो कि मैंने 2016 में पास आउट किया था। उसके बाद फिर मैंने 2 साल कॉग्निजेंट में जॉब करा था। फिर देन मैंने कॉग्निजेंट को छोड़ के प्रिपरेशन में आ गया था गवर्नमेंट एग्जाम के। तो मैंने एसएससी का ये एग्जाम तीसरा अटेम्प्ट में अपने क्लियर करा है 2020 में। जिसमें जो मेरा स्कोर था प्री में 147.17 मार्क्स था। और मेंस में मैंने 225 स्कोर करा, जो कि टोटल अराउंड 372 मार्क्स हो जाते हैं। और मुझे एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ इससे। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि जैसे आपका रिजल्ट आया 2020 का, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हाँ, फर्स्ट रिएक्शन तो एक्चुअली समझ में नहीं आया, क्योंकि पीछे से अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत पास पास से मतलब क्लियर नहीं हो रहा था। तो जब मैं अपना रिजल्ट देखा तो मैं यही सोच रहा था कि कैसे रिएक्शन होगा। मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। और ये भी हो रहा था कि रोना भी आ रहा था और अंदर से खुशी भी हो रही थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं कि इमोशनलेस था ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर मैंने जाके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा रिजल्ट हो गया। तो मम्मी पूछ रही कि अच्छा, और तो कोई रिजल्ट मतलब इसके बाद तो निकालते विकालते नहीं है ना कहीं से। फिर उसके बाद फिर पापा को भी बताया तो पापा ने ये बोला कि चलो अच्छा है, इतने साल की मेहनत और, उसका रिजल्ट अच्छा रहा। अच्छा है, भगवान ने जो चाहा था वो दे दिया। अच्छा, तो आप तो दो साल ये पूरा ओवर रिएक्ट। अच्छा, तो आप 2 साल कॉग्निजेंट में आपने काम किया, तो उसके बाद आप एसएससी जेई की तैयारी करने या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपने जॉब छोड़ दिया। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो मतलब कि आप भी उसको कंटिन्यू रख सकते थे, तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस दौरान जो आपको जॉब छोड़ना पड़ा? तो एक्चुअली आप तैयारी जॉब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने मान लो जो ग्रेजुएशन करा है, उसके बाद जैसे आप जॉब में चले जाओ, तो आपको वो जो तैयारी है उसके साथ कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। तो आप आराम से फिर एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन मेरे साथ क्या होता कि मैं जब 4 साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर मैं जॉब में गया तो वहां पे भी चीजें अच्छी लगने लगी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि सीखने को कुछ मिल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ज्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं लगा जॉब में। तो फिर मैं वो जो 2 साल मैंने एकदम मतलब सब्जेक्ट से अपना पूरा दूर रहा, कोई भी तैयारी नहीं करी थी। तो उसको वो करने के लिए कि अब क्योंकि मैं 2 साल मतलब 4 साल का पूरा भूल चुका था उन 2 सालों में। तो अब मेरे को लगा कि यही सही रहेगा कि मैं पूरा प्रिपरेशन उसमें ही चले जाऊं और जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करना चाहूँ। अच्छा, तो तो ये मेरे को सही लगा, मे बी कई। हाँ हाँ, हाँ, कहिए। बोलिए। तो मैं कह रहा हाँ, था, तो मैं यही बोल रहा था कहिए। कि कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपना तैयारी में ही रहे और निकाल एग्जाम निकालते भी हैं कई लोग। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है, अगर कोई रिस्क डिसीजन ले सकता है तो जॉब छोड़ के भी अपना तैयारी कर ले। अच्छा, तो ये जो आपके मन में ये गवर्नमेंट जॉब का जो कीड़ा है वो कब से पनपने लगा था? गवर्नमेंट जॉब का तो एक्चुअली पहले से था ही, मतलब जब से बीटेक में गए थे लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फिर कई जो लोग हैं सीनियर्स हैं वो भी उनका भी सिलेक्शन हो रहा था। तो हम्म। धीरे धीरे चीजें पता लगी, उसके बाद हमने भी सोचा कि चलो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब प्लेसमेंट हो गया था तो फिर थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, फिर उसके बाद राइट ट्रैक पे आए और अपना तैयारी स्टार्ट करी। यानी कि फाइनली आपका जो जॉब छोड़ना वो सक्सेसफुल रहा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अब देख के लगता है कि हाँ सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर मेरी 3-4 साल की जर्नी में ऐसा भी लगा, लोग भी मेरे साथ वाले बोलते थे कि बिना बात का जॉब छोड़ दिया, इतना अच्छा सैलरी मिल रहा था, पैसा आ रहा था, क्या जरूरत था, अब इधर तैयारी करते जा रहे हो करते जा रहे हो, कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो गया होगा जो बोल रहे थे पहले। हाँ, वो लोगों का तो ऐसे ही रहता है कि मतलब टाइम के हिसाब से उनके थॉट्स बदलते रहते हैं। अच्छा, अब अगर तो बात करें वो कि लोग भी आज यही बोलते हैं। हाँ। हाँ, वो मैं बोल रहा था कि वो लोग भी आजकल यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि एमईएस जैसा डिपार्टमेंट मिल रहा है और उसमें भी जेई बन रहे हो। तो एक आर्मी का भी वो इसमें टच आ रहा है और जेई भी बनी रहे। हाँ, चलिए। तो अब अगर बात करें कि एसएससी जेई के लिए, तो एसएससी जेई के बारे में आपको कब से पता चला कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है और हमें देना चाहिए? एसएससी जेई के बारे में मेरे को ग्रेजुएशन में पता था। और उस वक्त मेरे को एक्चुअली लगता था कि ये एग्जाम बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए तो 100 नंबर का टेक्निकल होता है। फिर बाकी जो 100 नंबर है उसको 50 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर जीके, ऐसे बांटा गया। तो मेरे को लगा टेक्निकल तो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं 4 साल, तो वो तो आराम से हो ही जाएगा। हम्म। तो ये वाले जो मतलब मेरा एटीट्यूड था ये थोड़ा चेंज हुआ बाद में जाके, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था। मेरे टोटल 96 मार्क्स ही थे अच्छा। 200 में से। तो आपने क्या चेंजेस लाया है फर्स्ट अटेम्प्ट और जो अभी आपने अटेम्प्ट किया, तो अपने स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस लाया जो आज आप इतना अच्छा रैंक होल्ड कर रहे हैं? अब क्या, एक्चुअली मैं ना हर वक्त जब भी टेस्ट या कोई चीज देता हूँ तो हर उसमें ना अपनी गलतियों को पहले नोटिस करता हूँ कि क्या क्या गलतियां हुई, और फिर उन्हीं पे वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। और सबको, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यही करना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों को समझना चाहिए और उसके हिसाब से वर्क करना चाहिए। तो मेरी जो गलतियां थी पहले अटेम्प्ट में ये थी कि पहले तो मैं जीके पूरा ब्लैंक लेके गया था, कि जीके कुछ पढ़ा भी नहीं था, इसलिए मेरे जीके में 8 नंबर आए थे। और फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने उसके लिए तैयारी करी तो वो 8 नंबर मेरे 23 नंबर में कन्वर्ट हुए। और इस बार वो नंबर 34.33 नंबर के अराउंड उसमें कन्वर्ट हुए। तो जीके का एक पोर्शन जो बहुत ही ज्यादा बदला हुआ। रीजनिंग तो मेरी पहले वाले अटेम्प्ट में भी ठीक थी, मतलब 39 नंबर से मैं मूव हुआ 45 तक। और अच्छा। टेक्निकल में भी थोड़ा बहुत मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट आई पहले के मुकाबले। तो टेक्निकल में मैं बस ये शेयर करना चाहूंगा कि टेक्निकल में एक्चुअली जो भी साइड वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेन सब्जेक्ट जो मशीन पावर सिस्टम, ये वाली चीजें तो सबकी सही रहती है। लेकिन जो साइड वाले रहते हैं वायरिंग वाले पोर्शन, तो ये मेरा बहुत वीक होता था। कॉस्टिंग इल्यूमिनेशन वाले जो ये हम्म। बुक्स वो होते हैं, टॉपिक्स, ये मेरे हाँ। बहुत ही वीक है थे। तो मैंने इन पे वर्क करना स्टार्ट करा, जो जो एरिया जिनमें मैं वीक था उन्हीं पे मैंने बेसिकली वर्क करा। अच्छा, तो आपका जो स्ट्रेटजी था, अगर आप उसको कंसोलिडेट फॉर्म में बताएं कि आपका नॉन टेक के लिए आप क्या करते थे और टेक्निकल के लिए आप क्या करते थे, फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए तो, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट से आपने क्या क्या, आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, ये बता दीजिएगा। तो जैसा मैंने बताया था, जिन सब्जेक्ट पे मेरी वीकनेस थी तो मैं उनके जो जो भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल थे, जैसे यूट्यूब वगैरह पे, तो उनके लेक्चर्स फॉलो करता था। जैसे वाईफाई स्टडी के भी उस वक्त, क्योंकि मैं आरआरबी जेई की भी साइड में तैयारी कर रहा था, तो आरआरबी जेई में भी जैसे वो लेक्चर्स यूट्यूब में अवेलेबल होते थे इन उसके वायरिंग वगैरह के इन सारे हाँ, टॉपिक्स पे, एस्टिमेशन या एंड स्विच कॉस्टिंग गियर में। जो। तो वहां से तो मैं और टेक्निकल का, हाँ टेक्निकल का तैयारी कर लिया था मैंने।
और फिर जीके का मैं प्रॉपर एक नोट्स बनाता था, जो भुवनेश सर वाईफाई स्टडी में उस वक्त आरआरबी जेई के वक्त पढ़ा, तो वो नोट्स को मैं बार बार क्या करता था, रिवाइज करता रहता था। और रिवीजन के साथ मैं क्या करता था कि अब इतना सारा कंटेंट हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है कि इस चीज को हम लास्ट में रिवाइज करें, तो मैं क्या करता था, पूरे दिन में जैसे जो भी मैंने पढ़ा ना, रात को ना अपना खुद से एक टेस्ट बनाता था। डेली का ये था मेरा कि मैं डेली वो अपना खुद से एक टेस्ट बनाऊंगा, और रात को आधा या 1 घंटा बैठ के उस टेस्ट को मैं देता था। और फिर अगर जैसे मान लीजिए आज जो मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन, जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया, उसी क्वेश्चन को मैं फिर से कल क्या करता था, फिर से वही क्वेश्चन वो कर देता था उसमें ट्रांसफर। तो ऐसे क्या था कि जो मेरी गलतियां होती थी वो 2-3 बार मेरे दिमाग में जाती रही, और वो क्या हुआ, परमानेंटली वो दिमाग में फिट हो गई तो ये कि थोड़ा मैं आगे जाके फिर वो गलती को नहीं करता हूँ। तो ये थोड़ा सा यूनिक स्ट्रेटजी है रिवाइज करने का। मैंने पहली बार किसी के मुंह हाँ से ये। ऐसा सुना है। थोड़ा इफेक्टिव भी लग रहा है कि हाँ भाई, जो चीज नहीं आ रहा है उसको हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए बार बार वो आएगा क्वेश्चन के हाँ फॉर्म में तो वो इजी रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। क्योंकि एक्चुअली एक चीज होती है जो कई कैंडिडेट छोड़ देते हैं, मतलब उसमें होता क्या है, हम रिवीजन को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, और हम एक बार किसी चीज को पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हाँ हो गया ये। बट अगर वही चीज ना क्या होता है, एग्जाम में ऑप्शन चाहिए ये वाला ऑप्शन चाहिए, तो वो कैसे आप हटा सकते हो कि आप उसी चीज को इतनी बार रिवाइज कर लो कि फिर वो मिस ना हो। हाँ। जब आप ऑप्शन लगा रहे हो तो आप श्योरिटी से लगाओ। तो अब अगर बात करें कि आपने किस किस बुक को फॉलो किया था, नॉन टेक के लिए और टेक्निकल के लिए, दोनों के लिए आप बता दीजिएगा। हाँ एक्चुअली देखिए, अगर मैं बोलूँ तो पहले तो मैं बीटेक में ना अच्छे बुक्स को पढ़ता था, जैसे अगर मशीन की बात करें तो जेबी गुप्ता ये वाली बुक है, या अशफाक हुसैन की। और पावर सिस्टम में आपका नागराज कोठारी हो गया, या सीएल वाधवा हो गया। तो हम्म। वहां से जो ये जो मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट जिनको मैं बोलता हूँ, वो अच्छी अच्छी बुकों से मैंने पढ़ लिया, तो उसमें फिर एमसीक्यू ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बात है ये वाली कि जो साइड वाले जो सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए भी मैंने इंश्योर करा कि मैं इन सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू बनाऊं। तो उसके लिए मैंने वीके मेहता को फॉलो करा। वीके मेहता में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीके मेहता को फॉलो कर सकते हैं। और जो ये वाला जो मैंने बताया, और सब्जेक्ट स्विच गियर है ये वाले, इनका तो मैंने ऑनलाइन लेक्चर ही फॉलो करा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए कि कौन कौन से पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत बार एसएससी में सेम रिपीट हो जाता है, हाँ। तो उसको आप फॉलो करो। और बाकी आप टेस्ट सीरीज को जरूर मतलब आपको देना चाहिए। मोस्ट जितने भी आप टेस्ट सीरीज दे पाए वो उतना अच्छा रहेगा। तो अब अगर बात करें नॉन टेक के बारे में, तो नॉन टेक के लिए भी आप कोई बुक फॉलो करते हैं या फिर वही भुवनेश सर का यूट्यूब और वाईफाई स्टडी को ही फॉलो कर रहे थे आप? वैसे तो मैं वाईफाई स्टडी से ही मोस्टली पढ़ा था, उसके जीके वाले नोट्स। हम्म। बट मैंने क्या करा था कि उनके जो कंटेंट होते थे भुवनेश सर को, उसको एक बार लूसेंट की जो बुक थी मेरे पे जीके की, उससे मिला लेता था कि कोई भी चीज जो थोड़ी बहुत रह जाती थी, मतलब एक्स्ट्रा, क्योंकि इतना सारा पॉसिबल नहीं होता है कि सारी वीडियो तो हम देख पाए। तो हम्म। लूसेंट में से भी मैंने कंटेंट को छाट छाट के जो देखा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उसके कंटेंट उसको फिर मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया। और जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने जैसे चैनल है हमारे क्रेजी जी के ट्रिक, या परचम क्लास है, इसके आप महीने के वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, डेली की जरूरत नहीं है। डेली पॉसिबल भी नहीं होता है, अगर मैं सही बोलूँ तो महीने का आप एक बार पढ़ लीजिए। और डेली के लिए मैंने ना खुद से एक्चुअली निकालता था कंटेंट। जो एक ऐप है टेक्स्ट बुक की, उस पे 20 जो न्यूज है वो डेली आती है, तो उसी में से मैं डेली अपना उसी से पढ़ता था। डेली कोई वीडियो वैसे फॉलो नहीं करता था। अच्छा। तो ये सब जो बुक आपने बताया, इसको मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हाँ भाई, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। तो मैं ये सब बुक का नाम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब अगर बात करें कि आपने कोई कोचिंग वगैरह की हाँ थी एसएससी जेई को लेके?
नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, मैं बस ऑनलाइन कंटेंट पे ही अपना एग्जाम निकाला है। मतलब जो सेल्फ भी स्टडी था। ऑनलाइन रिसोर्सेज थे उन्हीं को पढ़ के मैंने अपना एग्जाम निकाला। हाँ, सेल्फ स्टडी। और अब अगर जैसे कि हम लोग के मतलब सब लोग जानना चाहते हैं कि कोई भी एक टॉपर का जो डेली रूटीन होता है वो क्या होता है, मतलब कि कैसे वो अपनी जो डेली की जो दिनचर्या के बाद से कैसे वो अपना कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट लेता है, कौन सा लास्ट सब्जेक्ट लेता है, कैसे वो टाइम को मैनेज करता है, सारे सब्जेक्ट को एक दिन में कैसे वो फिट बैठाता है, वो थोड़ा बता दीजिएगा कि आप कैसे यूज करते थे इसको। अच्छा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब मैं एसएससी जेई 2020 की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस वक्त मेरा एमटेक भी चल रहा था। तो अच्छा। मुझे अपना जो टाइम टेबल है उसी के हिसाब से एडजस्ट करना था, क्योंकि मैं उस वक्त फाइनल ईयर में था और मार्च के अराउंड ये एग्जाम हो रहा था। तो जस्ट प्रोजेक्ट का भी हम मेरे को तैयारी करना होता था। हम्म। तो मैं उसी के हिसाब से अपने टाइम टेबल को मैनेज करा था। तो मैं क्या करता था कि सुबह अपना 7 बजे उठ जाता था। और सुबह उठ के ना मेरे ये आदत थी, मतलब मेरे मेरे लिए ये अच्छा लगता था कि मेरे को जीके पढ़ना अच्छा लगता था, कि उस वक्त माइंड फ्रेश रहता था। हम्म। और जीके की जो इंफॉर्मेशन होती थी ज्यादा मेरे दिमाग में वो चली जाती थी। तो मैं 7 से 8 अपना जैसे जीके पढ़ा, उसके बाद आधा 1 घंटे का अपना ब्रेक ले लिया। उसके बाद अपना फिर 9 9 साढ़े 9 के अराउंड मैं अपना बैठा, फिर मैं 1 घंटा पूरा रीजनिंग को देता था। तो रीजनिंग के लिए मैं क्या करता था, या तो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन उठा लेते थे, क्योंकि रीजनिंग मेरी ऑलरेडी पहले से अच्छी थी। तो मैं बस यही जो भी चीजें जिनमें गलतियां हो रही थी उन्हीं पे अपना काम करता था। और फिर फिर क्या था कि उसके बाद फिर मेरा जो कॉलेज का, क्योंकि उस वक्त कॉलेज डेली अटेंड करना नहीं होता था, बस प्रोजेक्ट के ही काम होता था। तो जो प्रोजेक्ट का मैं 3 4 घंटा प्रोजेक्ट के लिए दे देता था अपना, वर्क जो करता था। उसके बाद अपना लंच वंच करा, थोड़ा रेस्ट लेना है तो रेस्ट कर लिया मैंने। उसके बाद फिर मैं अपना फिर उसके बाद मैं अपना टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट करता था 1 2 घंटा, जो भी मेरा टेक्निकल एरिया है। फिर जो पढ़ लिया, जो भी टॉपिक जैसे होते जाता है, तो उसके फिर टेस्ट मारा करता था मैं टेक्निकल पे, ऑनलाइन जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे। और उसके बाद फिर शाम को अपना जो भी खाना वाना खा के फिर रात को एक और रूटीन में मतलब अपना पढ़ना स्टार्ट किया। तो रात को भी एक बार मैं क्या करता था, जो भी दिन में एक बार पढ़ा है उसको देख लिया। और जो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरी आदत थी वो टेस्ट देने वाली, जो मैं पूरे दिन में बनाता था हम्म। अपने रूटीन के हिसाब से। तो वो 1 घंटा बैठ के अपना मैंने टेस्ट दिया, आधा 1 घंटा। और फिर उसके बाद मैं अपना सो जाता था। अच्छा, तो अब अगर पूछें कि प्री का जो आपने एग्जाम दिया, तो उसको अटेम्प्ट आप कैसे करते थे? कुछ लोग पहले रीजनिंग करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं, उसमें भी लोग का होता है कि टाइम बांट के लोग रखते हैं, तो आपका क्या पैटर्न होता था प्री को अटेम्प्ट करने का? अच्छा, तो इसके लिए ना एक्चुअली मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो उसमें स्ट्रेटेजी में क्या था कि जैसे मैं 1 घंटा अपना ना स्टार्टिंग में पहले टेक्निकल करता था। मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लगता था कि टेक्निकल थोड़ा सही है मेरा। तो मैं उस हिसाब से पहले 1 घंटे 60 मिनट में मतलब 100 क्वेश्चन मेरे को टेक्निकल करने हैं। हम्म। अब जो 1 घंटा बच गया उसके लिए मैंने ना 40 मिनट दिया था रीजनिंग के लिए, और 20 मिनट अपना जीके के लिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप रीजनिंग को 45 से 50 मिनट दे दिए तो फिर जीके आपको 10 मिनट में करना। तो मतलब जीके में तो ये रहता है कि अगर आपको आया तो आप मार दोगे, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है। तो इसी हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत टाइम ये ऊपर नीचे हो सकता है कई लोगों के लिए। हम्म। बट ये इंश्योर करने के लिए कि ना मतलब ये सारी चीजें सही से हो, तो मैं टेस्ट सीरीज बहुत देता था। इसके फुल लेंथ तो कम से कम जितने भी टेस्ट पे अवेलेबल थे मैंने सारे दिए। अच्छा। डेली मतलब एक मॉर्निंग का शेड्यूल बना लिया था मैंने, जो अपना एग्जाम का टाइमिंग होता है ना एसएससी का, उसी टाइम पे मैं बैठ के टेस्ट देता था। ये नहीं कि कोई भी टाइम पे रात को बैठ के दिया, ये नहीं। मैं उसी टाइम पे बैठ के अपना टेस्ट भी देता था, कि अपना उस मोड में, एग्जाम मोड में। तो जैसे कि बहुत लोग टेस्ट तो बहुत लोग दे लेते हैं, लेकिन उसको उसमें जो गलतियां आ रही हैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जो गलतियां हम टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं उनको दोहराया ना जाए, उस पर कुछ काम किया जाए, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए आप क्या करते थे?
अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें कि जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो मान लीजिए आपका 2 घंटे का टेस्ट है, तो 2 घंटे आपको ना उसको एनालाइज करने में भी लगाने हैं। 2 से 3 हो जाए तो कोई बात नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट दिया, चलो ऊपर ऊपर देख लिया कि ये गलतियां हैं, ना कुछ हम्म। नोट करते हैं ना कुछ। उन्हें लगता है हाँ अगली बार आएगा तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी आपकी गलतियां हैं, और मान लीजिए जिस भी टॉपिक पे है, तो अगर आपके उस पे शॉर्ट नोट या जो भी नोट है, उसमें उस चीज को मेंशन करते रहिए। मैं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर अपनी कॉपी बना रखी थी गलतियों के लिए। जो भी मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, मैं उसमें सिर्फ गलत वाले क्वेश्चन लिखता था, और फिर उसको रिवाइज करता था, और अपने नोट्स में भी उसको अपडेट कर देता था, जो बना रखे थे मैंने सब्जेक्ट के। तो गलतियों पे ही वर्क करके ना हम उसको सही कर सकते हैं, और कि वो रिपीट ना हो आगे जाके। और गलतियां आप कैसे आपको पता लगेगी, तो वो टेस्ट सीरीज से पता लगेगी। जितने आप टेस्ट देंगे, वो उतना आप इम्प्रूव होते जा रहे हैं, ये सोचिए। तो अभी जस्ट आपने कहा कि शॉर्ट नोट्स आप बनाते थे, तो क्या इम्पोर्टेंस होता है शॉर्ट नोट्स का एक एस्पायरेंट के लिए? हाँ, शॉर्ट नोट्स एक्चुअली अगर आप देखें तो लास्ट के 1 मंथ या 15-20 दिन पहले बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त आप पूरी बुक को नहीं खोल सकते हो। तो जो हम्म। शॉर्ट नोट्स है, उससे आपका क्या होगा, सिलेबस आप 3-4 बार रिवाइज मार सकते हो। तो वो लास्ट टाइम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इनिशियली प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 6-7 महीने, तब तो आप नॉर्मल अपना जो मेन बुक है उन्हीं को पढ़ते चलिए। लास्ट के लिए आप अपने शॉर्ट नोट को रखिए, 1 महीना या 15-20 दिन पहले लगभग। और 2-3 बार आप एग्जाम से पहले वो सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करके एटलीस्ट चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, उसमें कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो पूछ लिया, अगर आपको पता होगा तो आपको एडवांटेज हो जाएगा, और नहीं पता वही डिसएडवांटेज हो जाएगा। हम्म। क्योंकि एक एक मार्क्स पे यहाँ फाइट है, अगर देखें तो। सही बात। अब प्री का हम लोग ने बात कर लिया कि कैसे कैसे हुआ, तो अब मेंस के बारे में हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने अपनी मेंस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट की और कब स्टार्ट की? आपको पहले से पता था कि आपका इस साल हो रहा है, जब आपने आपका जो आंसर शीट आया उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, या फिर रिजल्ट आने के बाद आपने स्टार्ट किया? एक्चुअली मेरे साथ क्या केस है, मैं पहले ना कभी रिजल्ट चेक नहीं करता हूँ। तो मेरा जो रिजल्ट आया, वो भी मेरे दोस्त ने बताया कि भाई मुबारक हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। उसने पूरा स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि ये तुम्हारा नाम है, सर्कल करके कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने उसको थैंक यू बोला। उसके बाद मैंने कहा अब टाइम आ गया है कि हम तैयारी करें। तो मेंस के लिए एक्चुअली मेरे को पहले से कंफर्म ये था, रहता था कि मतलब मेरे अंदर एटीट्यूड ऐसा था कि अगर मेरा प्री निकल गया मेंस, तो मैं निकाल के रहूंगा। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, और उसका फायदा भी हुआ। तो मेंस के लिए फिर बात आती है तैयारी की। तो मैंने क्या करा कि प्रीवियस ईयर की बुक मंगाई थी, जीके पब्लिकेशन की, क्योंकि हम्म। मेरे को क्वेश्चन ही चाहिए थे। तो ऑनलाइन मतलब क्या दिक्कत आ रही थी, क्वेश्चन तो थे लेकिन सॉल्यूशन किसी किसी के क्वेश्चन के नहीं थे। हम्म। तो मैंने एक बुक ही मंगाना प्रेफर करा, और उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करा। तो मैंने एक उसमें भी मैंने एनालिसिस करा कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, कितने थ्योरी के आते हैं। तो मैंने देखा जो रेशियो था, वो मान लीजिए 180 नंबर का आपका अराउंड न्यूमेरिकल कुछ आता है, और थ्योरी का 120। तो मैंने देखा कि यार न्यूमेरिकल तो मैं लगभग सारे बना लेता हूँ, बट थ्योरी में ना मेरे को दिक्कत आती है। तो अब मैंने जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो प्रिपरेशन का है ना, वो थ्योरी को दिया था। बट इस बार क्या हुआ कि 2020 में ज्यादा 280 नंबर के लगभग न्यूमेरिकल आ गए, और 20 नंबर की सिर्फ थ्योरी आई थी। फिर भी मैंने एक अच्छा स्कोर इसलिए कर पाया क्योंकि मैं गेट की भी तैयारी करता था, तो उसमें जो न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, तो इसी वजह से मैं 225 स्कोर करा था। हाँ, मेरे साथ एक गलती ये रह गई थी मेंस के लिए, कि मैंने टाइमिंग बेस पे पेपर सॉल्व नहीं करा था। मतलब मैं अपना कर रहा था तैयारी, ये मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बोलूंगा कि जब भी आप अगर मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो टाइमर लगा के, अगर मान लो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी मेंस की, उधर मैंने क्या करता, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उन्हीं को अपना बनाता रखता। तो अगर आप घर पे भी अपना बैठ के अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप एक टाइमर लगा के 2 घंटे का, फिर वो पेपर को लिखिए, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी। मेरे साथ एग्जाम में क्या होता कि मेरे 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे टाइम कम होने की वजह से।
तभी, नहीं तो क्या पता मैं 30-40 नंबर और ज्यादा स्कोर कर लेता। तो अच्छा, कोई नहीं, अब एमईएस में आपको मिल गया है, आपको एमईएस पसंद भी था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ में ऐसा कौन कौन सा एग्जाम था जिसमें आप बहुत क्लोजली आउट हुए हैं? जैसे कि आपने अभी जस्ट आरआरबी जेई के बारे में आप कुछ बता रहे थे, उसमें आपका क्या कुछ? तो एक्चुअली आरआरबी जेई में मेरे साथ क्या होता, जो मेंस का जब मार्क्स आए थे तो मैं उसमें 0.3 मार्क्स से रह गया था। ठीक है। और उसके बाद जब मेरा आरआरबी का रिजल्ट आया, उसके अगले दिन ना मेरा यूपीपीसीएल का एग्जाम था। अब मैं पूरा मतलब अपना डिप्रेस वे में एग्जाम देने जा रहा। मेरे साथ मेरा दोस्त भी गया था वो एग्जाम देने यूपीपीसीएल का। वो भी मेरे को समझा रहा कि अब छोड़ दे, मतलब एक था कि उसका जो बोलना था वो थोड़ा मेरे लिए पॉजिटिव रहा एग्जाम में। तो फिर मैंने यूपीपीसीएल का प्री मतलब जो एग्जाम रिटर्न एग्जाम था वो निकल गया, मेरा उसका भी निकला था। और उसका तो एक्चुअली फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, हो गया है यूपीपीसीएल में। अच्छा। और मेरे साथ क्या हुआ कि अब ऑलरेडी मैं थोड़ा डिप्रेस था, तो क्या पता उसका अफेक्ट थोड़ा बहुत रिटर्न वाले मार्क्स पे भी रहा होगा। हम्म। और जब दोनों का मतलब फाइनल रिजल्ट आया, रिटर्न और मेन मतलब इंटरव्यू का, तो मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस पे भी मैंने फिर आरटीए लगाई थी, तो फिर 2 नंबर से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मैंने बीच में तो फिर क्या होता, कोरोना ही आ गया था। तो फिर मैं अपना तैयारी कर ही रहा था, तो फिर एक और एग्जाम आया था एनएलसी का। तो एनएलसी का एग्जाम में क्या हुआ था कि जैसे 120 नंबर का पेपर था, तो मेरे जो मार्क्स थे वो 96.25 थे। वो भी मेरे साथ ना ऐसा हुआ था कि मैंने 3-4 क्वेश्चनों के आंसर सही लगा रहा था, उसको बाद में जाके चेंज कर दिया। इस वजह से वहां पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसकी कट ऑफ अराउंड 97.50 गई थी। मतलब एक क्वेश्चन भी अगर गलती से मेरा सही हो जाता, 2 या 3, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था। यानी कि इतनी सारी जो तो ये फेलियर देखने के बाद आप आज इस मुकाम पे पहुंचे, तो बहुत लोग को इससे मैसेज भी मिलेगा कि हम लोग को हो सकता है कि हम बहुत कम मार्क्स से आउट हो जाएं या फिर हम लोग का सिलेक्शन ना हो पाए। तो वहां से थकना नहीं है, हम लोग को फिर से आगे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही होगी जिसको रेक्टिफाई करके आगे और एग्जाम हो रहा है उसको देना है। तो उसके लिए आगे सोचना है, पॉजिटिव वे में उसको लेना है, निगेटिव वे में उसको नहीं लेना है। अच्छा, तो हाँ, कैसे? ये जरूरी है क्योंकि मैं भी बहुत मैं बोल रहा था कि मैं भी बहुत डिप्रेस हो रहा था। क्योंकि अगर आप इतने पास पास से एग्जाम से निकलते हो ना, तो एक वक्त ना अपने ऊपर भी डाउट होने लगता है इंसान को कि अरे यार हमारा कोई एग्जाम निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। लेकिन अपने जो प्रिपरेशन है और जो भी आपने तैयारी करी ना, उस पर आपको भरोसा रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप भरोसा रखोगे ना, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। मेरा यही मानना रहता था। लोग कई बार मेरे से पूछते कि भाई कैसे इतना मतलब तुम वो कर लेते हो कि पॉजिटिव रहते हो। क्योंकि मेरे दोस्त भी बोलते हैं ना, तेरे पास अंदर ये क्वालिटी अच्छी है कि तू पॉजिटिव रहता है। तो मैंने ये बोलता हूँ, मैं बस यही सोचता हूँ कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन मेरे को कितनी खुशी होगी। तो यही चीज मेरे को पॉजिटिव हमेशा बनाई रखती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे, तो आपने उसका आंसर खुद ही दे दिया। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम कोई होता है हमारे साथ जो, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर कोई होंगे जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जब हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो उस टाइम उनका जो बात सुनते हैं तो अचानक से मोटिवेटेड हो जाते हैं और पम्प्ड अप हो जाते हैं। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में था? हाँ, ऐसा जैसे मैंने बताया था कि मैं जब एग्जाम देने गया था, मेरा दोस्त था। तो मेरा एमटेक में दोस्त था रजत गुप्ता। तो वो है बेसिकली, उसका सपोर्ट मेरे को बहुत रहा है। वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करता रहता था कि हो जाएगा हो जाएगा। वो उसके लिए मेरे को स्टोरी भी बता रहा था कि एक था उसका दोस्त, उसका नहीं हुआ था, लेकिन वो आज फाइनली अच्छे पोस्ट पे है। तो उसी ने मेरे को थोड़ा मोटिवेशन दिया था। और अगर फैमिली की बात करूँ, तो पापा मम्मी और भाई ने बहुत सपोर्ट करा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सोसाइटी में रह रहे हो, तो एक सोसाइटी भी आपसे हर वक्त हमेशा सवाल पूछती रहती है, जो रिलेटिव होते हैं। और क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आया था, तो और सवाल बढ़ गए थे कि इतना अच्छा जॉब पे था, क्या जरूरत था, आप लोगों को समझाना चाहिए था।
क्यों छोड़वा दिया लड़के का जॉब, ये वो। तो उन्होंने भी बस ये सपोर्ट करा कि तुम ध्यान मत दो, तुम अपना तैयारी वारी करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। हाँ, तो विक्रम जी, अब अगर बात करें कि वो कौन सा 3 पिलर्स होगा जिस पे कोई भी प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं वो डिपेंड करता है, क्या मेन की पिलर्स होते हैं 3, अगर आपके अनुसार पूछा जाए तो? तो मैं बोलना चाहूंगा पहले तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, मतलब एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। उसको आपको समझना पड़ेगा एग्जाम का, जिसको हम एग्जाम पैटर्न बोलते हैं बेसिकली, कि कौन सा और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा पेपर को। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम पैटर्न को, तभी आप उसका बिल्कुल। समझ पाएंगे। क्योंकि अगर पहले आप देखते तो प्रीवियस जो एसएससी जेईई पेपर आते थे वो बस जिनमें थ्योरी ज्यादा होती थी। आजकल जो प्री का पेपर आ रहा है, और मैं ये भी बोलूंगा कि आपके लिए जो मेन वो रहेगा वो प्री निकालना ही रहेगा, क्योंकि प्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है। एक बार आप प्री निकाल लोगे तो आपने ये लगा लो कि आधे से ज्यादा जर्नी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मेंस उतना ज्यादा टफ नहीं रहता है एज कम्पेयर टू प्री। अब आते हैं सवाल पे। तो पहला जैसे मैंने बता दिया कि एनालाइज करना कि एग्जाम किस वे में पूछा जा रहा है। दूसरा, आप अपनी मिस्टेक पे काम करो, जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं। और गलतियां आपको कैसे पता लगेगी, जब आप टेस्ट सीरीज वो सब दोगे। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको एक्चुअली आपकी मिस्टेक्स का पता लगती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमेशा याद रखो कि जो भी बुक्स है ना जिससे आप पढ़ रहे हो वो अच्छी बुक्स होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड अच्छी बुक्स है, उनमें जो कंटेंट है अगर वो आप अच्छे पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो इन 3 चीजों पे मेरे को लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को काम करना चाहिए और वो जरूर सफल हो जाएगा जल्दी। अच्छा, यानी कि पहले सिलेबस को समझो, एनालाइज करो, फिर अपनी गलतियों को उसमें से हम्म। निकालो टेस्ट सीरीज देके, और हाँ। फिर तीसरा हाँ। पॉइंट हुआ कि जो भी आप बुक्स फॉलो करते हैं वो एक स्टैंडर्ड हाँ बुक होना बुक। चाहिए। और मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, रिवीजन थोड़ा टाइम से कीजिए, तो हमको लगता है कोई भी एग्जाम निकालना हाँ, बहुत इजी हो जाएगा। रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब रिवीजन इतनी बार कर लो कि वो चीज, मतलब आप स्कैन करो अगली बार जब आप बुक पढ़ रहे हो ना वो वाली, हाँ हाँ। तो स्कैन जैसे करते हो ना वैसे करके आप सीख रहे हो। जी। एक पूरा पेज आपको पता होगी कि इसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है। इस टाइप से आपकी रिवीजन होनी चाहिए। मतलब कि पिक्चर बन जाना चाहिए दिमाग में, जैसे क्वेश्चन आया कहीं टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं या फिर हम मेन एग्जाम दे रहे हैं, तो वो हाँ। ऐसे पिक्चर क्लिक हो जाना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हाँ वहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ था मैंने, या फिर बुक में लिखा हुआ था। हाँ, तो सही अ, बात है। अब अगर हम बात करें आपसे कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, आप फ्यूचर में और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं? जैसे कि मैं जेई अपना वो अचीव कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे को और ज्यादा आगे अचीव करना है। तो इसी के लिए मैं स्टेट एई के एग्जाम भी देता रहता हूँ। और गेट के थ्रू भी जो एई की वैकेंसी या पीएसयू में वैकेंसी आती है उनके लिए भी ट्राई करता रहता हूँ। क्योंकि जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि मतलब पहले तो इंसान को ना खड़े होने के लिए चाहिए, कि एक बार आप कहीं पे खड़े हो जाओ, उसके बाद आपको ये नहीं है कि वहां पर रुक जाना है। उसके बाद आपको हमेशा उससे अच्छा अचीव करने की सोचना चाहिए। आप जितना भी अचीव कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उससे अगर अच्छा कोई चीज है तो उसको भी आपको ट्राई करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब लास्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो है कि आप 2021 वाले स्टूडेंट को, जो कि एग्जाम 2023 में होगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं बड़े भाई के नाते? हाँ, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, जैसे अभी आपको पता ही होगा कि एग्जाम मार्च में है। तो जितना भी अभी टाइम बचा हुआ है आप एक इसको अपॉर्चुनिटी मान के चलिए। आप ऐसा सोचिए, क्योंकि हमारे वक्त भी ना कोरोना था, तो हमें ये नहीं पता था कि एग्जाम कब होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कम कर दूं। तो आपके लिए भी ये एक टाइम, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कि आप इसमें जो भी चीजों में कमजोर हैं
उस पे आप वर्क करना स्टार्ट करें। बुक्स पढ़िए आप, जो जो सिलेबस की बुक्स हैं उनको पढ़िए। फिर अभी आप टेस्ट सीरीज को उतना फोकस मत करिए, क्योंकि अभी अगर आप बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज आपको लास्ट के 2 या 3 मंथ में ही आप फॉलो करिए। और जिन 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 एरियाज में आप वीक हैं उन पे आप काम करना स्टार्ट करिए, वो आपके लिए अभी बेस्ट रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू विक्रम जी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, तो आई होप कि आप जो चाहते हैं फ्यूचर में आप आगे, बहुत आगे तक जाएं, जेई से एई बने, उसके आगे भी आप कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हमारी और हमारे टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे, आपने जो अचीव किया है। बहुत लोगों का ख्वाहिश होता है कि वो जेई बने, एमईएस डिपार्टमेंट उनको मिले, बहुत लोग का सीपीडब्ल्यूडी में रहता है। तो आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यहाँ से बहुत लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू अच्छे अवार्ड के लिए। अच्छा, तो आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा विक्रम जी से। और मैं, इन्होंने जो जो बुक के नाम बताए हैं, और कुछ हो सकता है ये भूल गए हो, बाद में अगर ऐड करना चाहेंगे तो मैं उन सब सारे बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा और कूपन कोड डाल दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।